नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है आज। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज चौथे दिन की कार्यवाही है। सदन के हंगामेदार रहने का आसार है। विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन। आपको बता दें, कल बजट पेश किया गया था और आज बजट को लेकर चर्चा होगी। और ऐसे में विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है उसमें कहीं ना कहीं और धार दिखाई देगी। आपको बता दें, कल वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया गया और इसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। और हमारे साथ ब्यूरो स्टेट हेड योगेश राणा जी जुड़ गए हैं। योगेश राणा जी, जिस तरह से विधानसभा में कल बजट पेश किया गया, कई बड़े ऐलान देखने के लिए मिले हैं बजट में, जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज सत्र का चौथा दिन है। आज किस तरह से कार्रवाई रहने वाली है, क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल रितेश, अगर आज चौथे दिन की कार्रवाई की बात करें तो कल वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पटल पर बजट रखा है और उस पर आज चर्चा होनी है। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अभी तक के सत्र की बात करें तो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उस तरीके से सफल होता हुआ साफ साफ दिखता नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जब विपक्ष के सारे विधेयक सदन में हंगामा करने लगे और विधानसभा अध्यक्ष के सामने आ गए तो उनका एक दिन का निलंबन कर दिया गया था। जो विपक्ष के कांग्रेस के सभी विधायक थे, 15 विधायकों का। तो इसको लेकर बार बार मांग की जा रही थी कि ये निलंबन वापस लिया जाए। और कल भी ये मांग, जब सदन शुरू हुआ तो शुरू में ही ये मांग उठी कि सबका जो निलंबन है वो वापस लिया जाए, एक दिन का जो है। और इसको लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री है सरकार की तरफ से, प्रेमचंद अग्रवाल, और जो विधायक है सरकार के मुन्ना सिंह चौहान, उन्होंने भी ये मांग रखी, लेकिन रितु खंडूरी ने साफ साफ मना कर दिया। और लगातार जो संगठन है कांग्रेस, वो प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा हो या हरीश रावत हो, वो भी इसको सवाल को उठाते रहे, लेकिन निलंबन वापस हुआ नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि ये नियमों के तहत किया गया है। सदन से पहले विधायकों को विपक्ष के बाहर जाने के लिए कहा गया था, जब वो बाहर नहीं गए तो वो इसके बाद निलंबन किया गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए साफ साफ तो ये एक बड़ा मुद्दा था। पूरे प्रदेश में इसको घेरने की जरूरत थी, सदन में घेरने की जरूरत थी। विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले पर अड़ गए और विपक्ष इस मामले में सफल नहीं हो पाया है। दूसरी अगर लगातार बात देखें, जो मुद्दों की बात है, जैसे भर्ती परीक्षाओं को लेकर और गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। आज भी विपक्ष बजट पर सवाल उठाएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको, हर बजट को ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से पेश किया गया है और प्रदेश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश सरकार कर रही है। उत्तराखंड छोटा प्रदेश है और उत्तराखंड पर लगातार ये बात आती रही है कि यहाँ का जो सरकार का बजट है उसका एक बड़ा पैसा जो कर्मचारी है उनके वेतन में चला जाता है और लगातार कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि धामी सरकार ने कर्ज को फ्रीज करने की कोशिश की है, बल्कि एक साल के अंदर अंदर उसको घटाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे 77,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है और मौजूदा समय में अगर सरकार पर कर्ज की बात करें तो 70,000 करोड़ के आसपास है। तो 400-500 करोड़ के सरप्लस में बजट पेश किया गया है। और ये एक लक्ष्य रखा गया है, टारगेट किया गया है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर जो कर्ज है वो 70,000 करोड़ से भी नीचे किया जाएगा। तो पहली बात इसको ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड को लेकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात लगातार धामी सरकार करती रहती है, तो उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम कह सकते हैं, क्योंकि कर्ज को लेकर बार बार बड़े सवाल उठते रहे उत्तराखंड में और ये हमेशा बढ़ता ही चला गया। दूसरा, अगर आप बात करेंगे युवाओं को लेकर, तो जो सबसे बड़ा फोकस है वो युवाओं के रोजगार और उनको रोजगार को भी लेकर जो सुकेंद्रित रोजगार है, वो तमाम तरह की योजनाएं हैं, उसको लेकर बजट में प्रावधान किए गए। और विपक्ष हमेशा जो गन्ना समर्थन मूल्य है, हालांकि गन्ने समर्थन मूल्य के लेकर तो कोई फैसला हुआ नहीं है, इस पर भी विपक्ष लगातार बात कर रहा है, लेकिन जो गन्ना किसानों का बकाया है उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया है
तकरीबन 225 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष के बड़े मुद्दे रहे हैं, उन विपक्ष के बड़े मुद्दों को समुचित उत्तर देने की कोशिश बजट के माध्यम से की गई है। लेकिन इसके बाद भी आज हंगामेदार बजट का जो सत्र है, चौथा दिन है और इस पर चर्चा होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करेगा और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1:30 बजे के करीब अभी तक जो प्रस्तावित है कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज हो सकता है कि बजट सत्र का आखिरी दिन भी हो, अगर इस तरह की चीज़ें रहती है तो। जी बिल्कुल रितेश। बिल्कुल योगेश राणा जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भी सत्र पूरा हंगामेदार रहने वाला है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। भराड़ीसैंण में आज मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। विधानसभा के सभाकक्ष में होगी मीटिंग। दोपहर 1:30 बजे सत्र के बाद बैठक की संभावना है। मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी भराड़ीसैंण में, आपको बता दें। विधानसभा के सभाकक्ष में ये मीटिंग होगी। दोपहर 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल का मंथन होगा। दोपहर 1:30 बजे सत्र के बाद होने की संभावना है मंत्रिमंडल की बैठक, जो भराड़ीसैंण में, आपको बता दें, बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा के सभाकक्ष में होगी मंत्रिमंडल की मीटिंग। और करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। यूके में बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेश में बनाए गए हैं 1333 परीक्षा केंद्र। तो बोर्ड की परीक्षाएं आज से प्रदेश में शुरू हो रही हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं ताकि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चंपावत में सबसे कम केंद्र बनाए गए हैं और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस की भी तैनाती है। तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। आज से प्रदेश में 1333 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 191 संवेदनशील, 18 केंद्र अति संवेदनशील हैं। इसमें एकल परीक्षा केंद्र 34 हैं और मिश्रित में 1299 हैं। पौड़ी में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज से उत्तराखंड में परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है आज से। और देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अजीत, बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत आज से हो चुकी है। किस तरह की तैयारियां बोर्ड की ओर से की गई हैं एग्जाम्स को लेकर? अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो आज से बोर्ड परीक्षा यहाँ पर शुरू हुई है और आज जो पहला दिन है इसमें इंटर की परीक्षा हो रही है और कल यानी कि 17 मार्च से जो परीक्षाएं होंगी वो 10वीं की शुरू होंगी। और सीधे तौर पर अगर तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से पुख्ता की गई हैं। पौड़ी जनपद की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जो है वो पौड़ी जनपद में बनाए गए हैं। काफी बड़ा इलाका है और सबसे कम परीक्षा केंद्रों की अगर बात की जाए तो चंपावत में है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां यहाँ पर शिक्षा विभाग ने पूरी की है। और बीते रोज ही डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर कहा था कि जो तैयारियां हैं शिक्षा विभाग की उनको पुख्ता किया गया है। संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का यहाँ पर चयन किया गया है और जहाँ पर अगर जरूरत है तो पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो तमाम तरह की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए यहाँ पर बोर्ड ने पूरी तैयारियां की है और आज से विधिवत परीक्षाओं का आगाज भी यहाँ पर हो चुका है। जी, तो आज से परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विकास, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे हम कि किस तरह की तैयारियां हरिद्वार में देखने के लिए मिल रही हैं और नकल रहित परीक्षाओं के आयोजन के लिए क्या कुछ इंतजाम बोर्ड की ओर से किए गए हैं? बिल्कुल रितेश, अगर बात करें तो हरिद्वार जिले में 109 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कि
9 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, जहां पर जो पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। कि जिस तरह से धारा 144 स्कूल के जो आसपास है 200 मीटर की परिधि में लगा गई है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। हर जो है चप्पे चप्पर पर यहाँ पर जो पुलिस जवान तैनात किया गया। लगातार जो मुख्य शिक्षा अधिकारी जो शिक्षा विभाग है वो भी निरीक्षण कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता, जब उनसे बातचीत कर लेता है आखिरकार उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर उनके द्वारा देखी गई, आखिरकार किस तरह से यहाँ पर परीक्षा चली है। गुप्ता जी, अगर बात करें तो आज इंटर का पहला पेपर है, किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पर लग रही है और कहाँ भी आपका निरीक्षण होने वाला है? हमने अपने जिले में सभी केंद्रों में जो हमारे 109 परीक्षा केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ छात्र संख्या बहुत ज्यादा है, तो कुल 4 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनमें 1000 से अधिक छात्र संख्या है। 20 हमारे ऐसे हैं जिनमें 500 से अधिक छात्र संख्या है। तो उन सभी परीक्षा केंद्रों को हमने विशेष संवेदनशील मानते हुए ये उन पर अलग से व्यवस्था की है। वहां पर केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की है। जिला प्रशासन की ओर से हमको ऐसे परीक्षा केंद्र जो हमारे 19 संवेदनशील हैं और 9 अति संवेदनशील हैं, उनमें पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों में उनके आसपास 200 मीटर तक धारा 144 भी लगा दी गई है और जिला प्रशासन की ओर से सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। हमने अपने विभागीय स्तर पर जो हमारे 3 जिला स्तरीय सचल दल है, हर विकास खंड में एक खंड स्तरीय सचल दल है, इनको हमने तैनात कर दिया हुआ है। और जो हम परीक्षा केंद्रों में देख रहे हैं, केंद्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन और जो हमारे कक्ष निरीक्षक पहुंच गए हैं, परीक्षाएं सुचारू रूप से संपादित हो रही हैं। उम्मीद है कि आगे भी बढ़िया हमारी परीक्षा चलेगी। नकल को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा? नकल रोकने के लिए, चूंकि हमारे यहाँ सारे जो कक्ष निरीक्षक हैं वो बाहर से ही आते हैं, तो नकल, और जो हमारे वित्त विहीन विद्यालय हैं उनमें हम केंद्र व्यवस्थापक और कस्टोडियन दोनों ही हमने बाहर से तैनात किए हुए हैं, जिससे कि नकल की संभावनाएं न हो। हमने कक्ष निरीक्षक और केंद्र व्यवस्थापक और उनको हमने पूरा निर्देश दिया हुआ है कि किसी तरह की अनुचित साधन का प्रयोग पाया जाता है तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी जो परीक्षा मुख्य रूप से सुचारू रूप से चल रही है? परीक्षा इस समय पर कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। परीक्षा शुरू हो चुकी है और सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल रितेश, आप सुन रहे थे जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं के उपाध्याय जी, उनका साफ तौर कहना है कि सुचारू रूप से जो परीक्षा वो चली, लगातार जो शिक्षा विभाग है वो भी पूरी तरह से तमाम व्यवस्थाओं के बीच सुचारू रूप से परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। तमाम विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो जाएगा। सरकार आयोजित करेगी तमाम जिलों में कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी और जो उपलब्धियां इस दौरान हासिल की गई हैं सरकार द्वारा, उसको लेकर जानकारी दी जाएगी सरकार की ओर से। कार्यक्रम में विधायक और सांसद भी रहेंगे मौजूद। तो आगामी 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा के बीच होगी बैठक। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली जानकारी का। आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर का दौरा करेंगे आज। सहारनपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राधा स्वामी के समागम में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री। साथ ही साथ मंत्री जसवंत सैनी के आवास भी जाएंगे। परियोजनाओं का भी करेंगे भ्रमण। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही साथ मंत्री जसवंत सैनी के आवास भी जाएंगे। अन्य परियोजनाओं का भी भ्रमण करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। राधा स्वामी के समागम में होंगे शामिल, मंत्री जसवंत सैनी के आवास भी जाएंगे। तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उप मुख्यमंत्री का,
उससे जुड़ी है बड़ी जानकारी। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विद्युत कंपनी कर्मचारियों की हड़ताल देखने के लिए मिल रही है बड़ी जानकारी। अहम खबर, आज से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं कर्मचारी। संयुक्त समिति ने किया है हड़ताल का ऐलान। कर्मचारी संयुक्त समिति ने, आपको बता दें, हड़ताल का ऐलान किया है। समझौते की शर्त न मानने पर हड़ताल बुलाई गई है। पारेषण इकाइयों के निजीकरण का विरोध कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। तो विद्युत कंपनी कर्मचारियों की ओर से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल बुलाई गई है और इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, विद्युत कंपनी कर्मचारियों की हड़ताल देखने के लिए मिल रही है। 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल बुलाई गई है। किस तरह से इस हड़ताल का विरोध दिखाई दे रहा है? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सांकेतिक हड़ताल थी। आज लखनऊ में भी सांकेतिक हड़ताल में बिजली कर्मी शामिल हैं। तमाम बिजली कर्मी जागरण चौराहे के पास बने ऑफिस के से वहां पर इकट्ठा होंगे। वहां के इकट्ठा होने के बाद सब शक्ति भवन पर पहुंचेंगे। अधिकारियों को सांकेतिक हड़ताल का एक अंदेशा दिखाएंगे कि यह सांकेतिक हड़ताल 3 दिवसीय है और 3 दिवसीय के बाद कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है। तमाम जो बिजली जो पावर हाउस है उनको भी बंद किया जा सकता है। ये सब तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन आज सांकेतिक हड़ताल में तमाम बिजली कर्मी अभी थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। जागरण चौराहे के पास बने बिजली विभाग का जो ऑफिस है, दफ्तर वहां पर है, वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। उसके बाद शक्ति भवन पर यहाँ पर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को शक्ति भवन की बढ़ा दी गई है। तमाम पुलिसकर्मी गेट पर खड़े हैं। तमाम पुलिसकर्मी अफसर गेट से अंदर अधिकारियों से भी संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से हड़ताल होगी, इसमें क्या अनुमति हड़ताल की है या नहीं है, या प्रशासन द्वारा अनुमति ली गई है नहीं ली गई है, किसी जो ट्रैफिक व्यवस्था कोई खराब ना हो, जो लोग कानून व्यवस्था किसी प्रकार से दुरुस्त रहे। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार पुलिस व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सभी शक्ति भवन के गेट हैं, वहां पर पुलिस बढ़ाई गई है। खासकर जो बिजली कर्मी का जो हड़ताल है वो अनपरा या फिर एनटीपीसी को देने की जो बात चल रही है, क्योंकि निजीकरण की जो सबसे बड़ा जो विरोध है, खासकर नोएडा या फिर आगरा पश्चिम क्षेत्र में जो बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है, उसके विरोध में सब हड़ताल पर हैं। अब देखने वाले। बिल्कुल अनूप, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से हड़ताल बुलाई गई है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर रुख करते हैं अगली जानकारी का। प्रयागराज से जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड का मामला और एक और नया सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। इस मामले में ट्रिपल मर्डर का आखिरी सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है, जहां जान बचाने के लिए उमेश पाल भागते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। घर की तरफ भागते हुए दिखे हैं उमेश पाल। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सैयद, जिस तरह से इस पूरे मामले में एक तरफ एसआईटी की जांच पड़ताल चल रही है, जो शूटर्स इस मामले में शामिल हैं उनके ऊपर इनाम राशि को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से यह नया सीसीटीवी सामने आया है, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल अपने जो घर की गली है उसमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। शूटर्स के साथ उनकी हाथापाई भी कहीं ना कहीं हुई है।
जी रितेश, बता दें, जिस तरह से उमेश पाल का ये दिल दहलाने वाला आखिरी सीसीटीवी आया है, जिसमें आप देख सकते हैं गोली लगने के बाद उमेश पाल अपने घर की ओर गली में भागते हैं, जिसके पीछे एक कैंप लगाए जो कि गोली चलाते हैं। उसके बाद तीसरा अभियुक्त जो कि अतीक अहमद का लड़का है और वो भी पीछे दौड़ता है और ऐसे में असद पीछे दौड़कर उमेश पाल को गोली मारने की सर में कोशिश करता है। ऐसा जिसको असद बताया जा रहा है, वो लड़का गोली मारने की कोशिश करता है। उमेश पाल उस समय तक आखिरी टाइम तक हाथापाई करते हैं, जिसके बाद उनको दूसरी जगह पर गोली मारी जाती है। वहीं उनके पीछे जो उनका गनर राघवेंद्र है भागता है। जैसे ही राघवेंद्र भी पीछे पीछे साथ भागता है तो पीछे से गुड्डू मुस्लिम बम मारता है, जिसके बाद बम इतना खतरनाक होता है कि इससे राघवेंद्र हताहत होते हैं और इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मगर सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये खड़े होते हैं, जहां बुलडोजर नीति और भय की बात करी जाती है कि अपराधियों में खौफ है, मगर ये सबसे बड़ा शूट आउट कांड सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये जो अभियुक्त आए थे, इन्होंने अपने चेहरे क्यों नहीं ढाके थे? क्या इनमें योगी सरकार का खौफ नहीं था, या फिर ये कुछ और संदेश देना चाहते थे कि टेरर भाई आप चाहे बुलडोजर का बताइए चाहे जिसका, मगर हम डरने वाले नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है इस सीसीटीवी से। बिल्कुल से बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जिस तरह से सामने साफ तौर पर इसमें उमेश पाल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका से तमाम जानकारी देने के लिए। उधर यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई करेगा और इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यूपी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इन्हीं सभी मसलों पर हमारे संवाददाता केशव पांचाल ने बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल से बातचीत की सुनी। ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी में हो रहे निकाय चुनावों पर एक बहुत ज्यादा पेच फंस रहा था, पर हाईकोर्ट के डिसीजन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, रिपोर्ट पेश होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट उस पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही यूपी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कयास लगाए जा रहे हैं किसी भी वक्त मई में चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी कितनी तैयार है? नहीं, बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है और बीजेपी के बारे में बाकी लोग भी अब इस बात को जानते हैं कि हम लोग 12 महीने 24 घंटे काम करने वाली पार्टी हैं और चुनाव नहीं भी होते हैं तो भी हम सक्रिय रहते हैं, सेवा के क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा जो बूथ स्तर तक का संगठन है वो हमेशा तैयार रहता है, उस पर हम कार्यक्रम करते रहते हैं। विभिन्न स्तरों पर हमारा मेल मिलाप आना जाना चलता रहता है। हम हमेशा तैयार हैं और ये चुनाव हमको भी अपेक्षा है कि अप्रैल में या मई में हो जाना चाहिए। और रिपोर्ट से एक आशंका रहती है कि कोई आयोग होता है तो बहुत बार वो समय सीमा बढ़वा लेता है, कोई काम अधूरा रह जाता है, तो उसने बड़े एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और जैसा आपने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला जो विषय है वो भी आशा है कि वहाँ से भी क्लियरेंस हो जाएगा। तो हम तैयार हैं, अप्रैल में चुनाव हो, मई में चुनाव हो। और हमारी तैयारी का अर्थ ये भी है कि हम सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में और अधिकांश नगर पंचायत में अपनी जीत दर्ज करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने भी अभी हाल ही में एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बूथ लेवल पर काम करना है, माइक्रो में काम करना है, क्योंकि हमेशा देखा गया कि वो बढ़ चढ़कर उन्होंने वादे करे और उसकी परिस्थितियां जो बनी, जो स्थितियां आई, वो सबको पता है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी के एक रोड मैप काम कर रही है, मगर आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनाव? देखिए, हम काम जो करते हैं राजनीति के अंदर, हम अपने दम पर काम करते हैं। चुनौती तो रहेगी, आखिर चुनाव है, विभिन्न दल हैं, उनकी विचारधारा हैं, उनके संगठन हैं, तो उनके एजेंडे हैं, तो वो चुनौती तो रहेंगी, लेकिन हम अपने दम पर काम करते हैं। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम 50% से अधिक जो मतदाता है उसको हम सीधे अपने साथ जोड़ें और उसको भी और अधिक आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसा मैंने कहा कि उसके लिए हमारा तंत्र पूरा का पूरा हमारे पास है संगठन का, फिर हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकारों के काम है, इस आधार पर हम करते हैं। तो इससे कोई चुनौती की बात उस रूप में नहीं है। हाँ, बहन जी यदि अपना संगठन को कुछ भाजपा के पैटर्न पर कर रही हैं तो ठीक है, उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भाजपा का संगठन बहुत अच्छा है। देखिए, एक फर्क बहुत बड़ा फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कैडर आधारित संगठन है, वो कि पारिवारिक संगठन नहीं है। वो एक नेतृत्व है उसका जो जमीन से जुड़ करके आता है। तो बाकी के जो दल हैं, जिसमें बहन जी का दल भी है, तो एक पारिवारिक संगठन है और थोड़ा सा एक जातिवादी अप्रोच पर उसकी कोशिश ज़्यादा होती है चलने की।
तो उसमें उसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा सीमित होते हैं, लेकिन तो भी कोई कर रहे हैं तो करें, हमें उससे कोई चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। मेहनत करें, चुनाव हो और हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर, इस बात को विपक्ष भी मानता है, जो पुरुष समर्थक है बीजेपी का, आधी आबादी वाला कह लीजिए, वो बहुत सशक्त है और उसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल विपक्ष के लिए साबित हो रहा है। मगर जो आधी आबादी बचती है उन महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना तो चलाई, मगर उन्हें एकजुट कर कर उसी तरह से कन्वर्ट कर कर जिस तरह से पुरुष हमारा एक स्थायी वोटर है, उस तरह से कोई रणनीति तैयार है बीजेपी की? नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के बड़े व्यावहारिक स्तर पर काम मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार के अंदर हुए हैं। महिलाओं की इतनी चिंता कभी देखा जाए तो आज तक हुई नहीं। उज्ज्वला योजना हो, वो जो बिजली पहुंचाने की योजना हो, यानी हम मकान तक भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जाते हैं उसकी मालिक जो है महिला होती है, राशन कार्ड की जो प्रमुख है वो महिला होती है। यानी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमने महिला के सशक्तिकरण की दृष्टि से किए हैं और उसमें से उनकी स्थिति सुधरी है। और आंकड़ा तो बल्कि यही है कि हमको महिलाओं का समर्थन, सभी का समर्थन है, लेकिन महिलाओं का समर्थन बहुत स्थानों पर पुरुषों के द्वारा समर्थन दिए जाने से भी अधिक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से सांसद राजनीति अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि निकाय चुनाव की बात हो या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों की बात, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। जिस भी वक्त निकाय चुनावों की तारीख निर्धारित होती है, बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन आकाश सक्सेना के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।